हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सेनेट इलेक्शन में चंद अरबपति जीत गए। ऑपोजिशन और हुकूमत ने खामोशी से इत्तेहाद कर लिया। इलेक्शन के दौरान ना केपी असेंबली में लड़ाई हुई, ना ही हाथापाई। अरकान सूबाई असेंबली लाइन में लगकर महज़ब तरीके से वोट डालते रहे। मुश्तरका उम्मीदवारों को मुंतखब करवा लिया। सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद के बाद अब बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक किसके खिलाफ चलेगी? इसके अलावा मुल्की मईशत में इनकलाब लाने के लिए रेलवे का गेम चेंजर मंसूबा ML1 अब तक क्यों शुरू ना हो सका, इन सब मामलात पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। इसके अलावा मिसाल यूसुफजई के सेनेट इलेक्शन से कबल अलीमा खान की इनके खिलाफ खुलकर मुखालफत। मिसाल यूसुफजई के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। 31 तारीख को होने वाले सेनेट इलेक्शन में गंडापुर अपना वजन किसकी तरफ रखेंगे, जबकि दूसरी तरफ PTI के लिए एक बुरी खबर। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान को सरगोदा के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई के केस में 10 साल की सजा सुना दी। इस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और मॉनसून बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप में सैलाब से कई अफराद हलाक। शहर इक़्तिदार में हालिया बारिशों ने एक बार फिर इदारों की बदतरीन कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मॉडल विलेज सैदपुर भी पानी में डूब गया। बाप बेटी गाड़ी में सैलाबी रेले की नजर हो गए। इस अहम इशू पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। हनीफ अब्बासी साहब रेलवे मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि कौमी असेंबली में भी 2/3 अक्सरियत मिल गई, अब सेनेट में भी मिल गई। आखिर ये कैसे ये हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद जो है इतनी आसानी से, इतनी स्मूथली जो है वो हो गया? PTI जो फॉर्म 47 कहती है, चोर डाकू कहती है, साथ नहीं बैठेंगे। इसी तरह हुकूमत कहती है कि ये 9 मई वाले हैं, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। कैसे गया ये? आवाज आ रही मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। पहली बात तो ये, सियासत कहते हैं किसको है? जी, सियासत कहते हैं कि जब भी कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है तो इक़्तिदार के लिए लड़ता है, अपोजिशन के लिए नहीं लड़ता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि हमने तो कभी भी नहीं कहा था कि हम अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ये जरूर कहा था कि 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं, और ये मेरा आज किसी हद तक ख्वाब पूरा होता और थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। क्लासा साहब अगर आपके साथ मौजूद है तो उनको मालूम होगा कि मेरा स्टांस डे 1 से एक ही था, और वो यही था कि 9 मई के जितने मुल्जमान हैं, मुजरमान हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचे बगैर पाकिस्तान मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। और ये आस्ता आस्ता अमल शुरू हो गया। जहां तक रह गया कि ये तो आप जवाब उन्होंने देना है। सियासत तो हमें कहते हैं, हमने सियासत की ना कि हम 2/3 मेजोरिटी भी ले गए और सेनेट की सीट्स भी ले गए, हमारे इत्तेहादी कह लें या दूसरे लोगों को कह लें, और PTI को भी साथ मिला लिया जितने उसके लोग मौजूद थे। तो ये क्रेडिट तो जाता है हुकूमत को। ये तो आप सबको मिलजुल के हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। तभी तो मुबारकबाद दे रही हूँ मैं आपको अब्बासी साहब। क्रेडिट बिल्कुल जाता है। तभी तो थोड़ा सा समझाइएगा कि सियासत, बिल्कुल आप सियासतदान है, समझा सकते हैं। 6-5 का फॉर्मूला जो है तय हुआ, ऐसा लग रहा है जो एक्स्ट्रा वोट्स पड़े हैं कि 7 सीटें भी आराम से जो है वो PTI को मिल सकती थी। कैसे एक सीट जो है वो छोड़ दी उन्होंने? आपका जो 5 का मैजिक नंबर था वो भी पूरा हो गया। तो जाहिर है क्रेडिट तो आपको दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बताइएगा कि कैसे मुमकिन, कैसे हो गया? ये बातें तो आप PTI से पूछें। हमने तो अपना जो हदफ था उसको अचीव कर लिया हमने। और जिस तरीके से भी गए, आप देखें ना कितना खूबसूरत मंजर था कि कुंडी साहब भी बैठे हुए थे, वजीर आला भी बैठे हुए थे, अमीर मुकाम साहब भी बैठे हुए थे। और यही जमहूरियत का हुस्न है, हम कहते हैं। हम क्या, और ये PTI को बात शायद अब समझ आ गई है, बानी PTI को छोड़कर बाकी लोगों को समझ आ गई है कि हम धौंस, धांधली, जबरदस्ती, लड़ाई, मार कुटाई, चढ़ाई, इस्लामाबाद पे कब्जा, ये बातें करके हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते या इक़्तिदार नहीं छीन सकते। हमने उन्हीं राहों पे चल के जो है वो इक़्तिदार हासिल करना है जिन राहों पे इस मुल्क का आईन और कानून इजाजत देता है। ठीक जी। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अभी आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की जो कि हकीकत तो है, लेकिन आपकी लीडरशिप के कुछ दावे जो हैं
वो मुख्तलिफ थे। आपने कहा कि ये जो सियासत होती है ये इसके इक़्तिदार के लिए की जाती है। आई बिल्कुल फुल्ली आपसे एग्री करता हूँ। जो इस बात को नहीं मानते वो झूठ बोलते हैं। ये सारी ऐसे दुनिया भर में भी लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं, पावर लेने के लिए आते, पोजीशन के लिए नहीं आते। लेकिन हमने देखा है अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, मुझे याद है लंदन में मैंने वहाँ 1-2 साल रिपोर्टिंग की है, मुलाकातें होती थी शहबाज शरीफ साहब से, इन सब से। वो बाद में भी कहते रहे, वो कहते हैं हम तो असूल की सियासत करते हैं, हम तो पावर के लिए करते नहीं हैं। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसी फिलासफी पे अब आ गए हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स जो होती है इक़्तिदार के लिए होती है, असूल के लिए नहीं होती? हमने तो सुना हुआ है सर, वो तकरीरें हैं, नारे हैं उसमें भाई साहब। आज आप कह रहे नहीं कि सियासत जो है ये पावर के लिए है। सर मैं ना मियाँ साहब की बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब भी आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप किसी नजरिए के तहत लड़ते हैं ना। आप जाते हैं, कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा ये उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ये होगी और मैं मुल्क के लिए ये खिदमत कर अंजाम दूंगा। असूल तो आपके होते हैं, किसने कहा कि असूल नहीं होते? मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कोई भी शख्स जब इलेक्शन लड़ने जाता है तो उसकी ख्वाहिश अपोजिशन में रहने की नहीं होती, हुकूमत से बाहर रहने की नहीं होती। वो अपने असूल, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मोटिव्स के साथ इलेक्शन लड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लड़ता, लेकिन फिर वो अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए वही जो एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपने अददी अक्सरियत हासिल करनी है। अब अददी अक्सरियत हासिल करने के लिए आप क्या दाव पेच लगाते हैं, किस तरीके से आप अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाते हैं। आपके पास एक सीट थी, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर के अंदर मैं भी उस असेंबली में मौजूद था, आप भी उसी असेंबली की अपना गैलरियों में मौजूद होते थे। ये हैं भी। मैं कहने से मुराद ये है कि उसमें एक सीट के साथ उन्होंने हुकूमत की। इसी तरीके से अभी भी जो सेनेट का इलेक्शन आया, इसको हमें तो आप ना, हमारे बारे में तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, ना लोगों को हमारे बारे में हैरानगी होनी चाहिए। हैरानगी तो उनके बारे में होनी चाहिए जो ये कहते थे कि हम खा जाएंगे, हम आपको पूरी हुकूमत को निगल लेंगे, फॉर्म 47 है, हम साथ नहीं बैठेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें जो है, ये सवालात बनते हैं, हमने उनको भी कायल कर लिया कि भाई मेरे इस मुल्क में अगर मैं इस बात या एक बात कहता हूँ, अगर इमरान खान अपोजिशन में बैठ जाते हैं उस वक्त और बाकी अपनी 5 हुकूमतें या 4 हुकूमतें ना तोड़ते, किस बेवकूफ ने कहा था कि आप अपने हाथों से बाकी 5 हुकूमतें तोड़ दें? कभी सियासत के अंदर भी जो है वो जिद और अना जो है उससे जीत हो सकती है। जिद और अना तो आम लाइफ के अंदर आप उसको जो है कुर्बान नहीं चढ़ा सकते, तो सियासत के अंदर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये सवालात जितने भी बनते हैं, हमने कामयाबी हासिल कर ली सेनेट के अंदर भी, हमने कामयाबी हासिल कर ली आपके नेशनल असेंबली के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, और अदालतों ने फैसले दिए। अगर वजीर आला ने ओथ नहीं लिया तो चीफ जस्टिस ने कह दिया भी गवर्नर ले ले। गवर्नर ने मतलब कि हर चीज आइन और कानून के मुताबिक हो रही है। लोगों को सर लगता है कि सारी चीजें जुल्म नहीं है, पैसा नहीं है। ये लोगों को लगता है भाई साहब कि ये सारी चीजें जो हो रही थी कि वो हलफ नहीं लेने दे रहे, स्पीकर नहीं ले रहा, फलाना नहीं ले रहा, वो अदालतों में जा रहे हैं, गवर्नर साहब ला रहे हैं, मतलब आखिर पे वो गले लग गए, सारा वो समझते हैं ड्रामा था ताकि लोगों को तसव्वुर दिया जाए। क्यों नहीं है? मैं आपको कह चुका हूं कि चीफ मिनिस्टर केपी के जो है वो मिले हुए हैं हमारे साथ। आपकी मतलब आपके साथ ही सर मिले हुए हैं ये चीफ मिनिस्टर साहब, इसके साथ ये फेडरल हुकूमत या पीएमएल नवाज के साथ, दे आर हैंड्स इन ग्लव्स। आप अंदाजा लगा लेना भाई, ये वो क्या कहते हैं कि आप ऊपर से शोर मचाना, अंदर से आप हमारे साथ रहना। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि जनाब के वहाँ पे उन लोगों से पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, चोर डाकू तो वो कहते थे 90 उसके 45-47 असेंबली ठीक है, लेकिन आपसे भी पूछना बनता है। अभी आप खुद भी कह रहे थे कि आपकी पार्टी के वजह ये था कि जिन्होंने ये मे किया है उनसे तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। ये इरफान सदीकी साहब के बहुत सारे कॉलम्स हैं, तहरीर हैं, आपने भी खुद कहा है, तो आप भी तो जाके 9 मे वालों के वोट के साथ आपने भी तो एडजस्टमेंट की है, उनके वोट लिए हैं अपने बंदे ये सेनेटर बनाने के लिए, कंप्रोमाइज तो आपने भी किया अगर उन्होंने किया है। सर लासरा साहब, हमारा मेन मुल्जिम जो है ना वो जेल में है, जो बड़ा मुल्जिम है, ठीक है ना जी, और जिसने इस पाकिस्तान की तबाही में कोई किरदार जो है ना छोड़ा ही नहीं है कि ना अदा किया हो। आज इस हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर के दौरान भी जो इन लोगों का किरदार था वो दुनिया के सामने यहाँ हो गया है, आपके सामने बातें हैं। इनका वो जो
ब्रिगेड है, वो जो गालम गलोच ब्रिगेड है जो बैठा हुआ है, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो अंदर भी हैं बाहर भी हैं, उन्होंने आज भी आप देख लीजिए अपने इंस्टीट्यूशन की कैरेक्टर असैसिनेशन कह लें या उनके ऊपर इल्जामात की जो बुछाड़ है, और खुद बानी पीके की बहनों ने जो किरदार अदा किया वार के दौरान, वो आपके सामने है। तो हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तो ये किरदार अदा किया, कुछ भाग गए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ हमारी गिरफ्त में हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब तक कैफरे किरदार तक नहीं। भाई साहब, आपने कहा कि जो मेन मुलजिम है वो इमरान खान साहब हैं, जेल में बैठे हैं 9 मई के, फेयर इनफ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन पे केसेस भी हैं, लेकिन ये बताएं सारे नाम जो हैं ये 6 के 6 ये सेनेटर जो हैं, ये तो इमरान खान बकौल आपके जो मेन मुलजिम हैं उन्होंने फाइनल करके दिए हैं। आपने इमरान खान साहब के फाइनल किए हुए नामों पे आपने एडजस्टमेंट किया है, उनको एंडोर्स किया है, उन पे वोट डलवाए हैं अपने पार्टी के लोगों से एडजस्टमेंट के नाम पे। आप देखिए कलासरा साहब, आपका मकसद ये था कि हम फिर वहां गवर्नर राज लगा देते। हमने तो उन्हीं से वोट ले लिए, उसी केपी के असेंबली से वोट ले लिए, उन्हीं के एमपीए से वोट ले लिए, और उसके बाद ये साबित किया कि ये जो बातें अभी आप देखें ना, मैं उस दूसरी तरफ आपको साफ चली शफाफ चली, बड़ा नारा आपने भी सुना, लोग भी बड़े अट्रैक्ट हुए, और वो साफ और शफाफ ने इसी केपीके के अंदर सिर्फ एक स्कैंडल जो है वो 40 अरब तो आप कह रहे हैं ना कैश की सूरत में, बाकी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो 73 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, 99 गाड़ियां हैं, लगाए ना कि क़यामत की इंतहा है सिर्फ एक स्कैंडल की सूरत में। तो आप इस पार्टी के हवाले से बहुत सारी और भी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सियासत केपीके के अंदर जिस शख्स के हाथ में है, उसके साथ आसानी के साथ अपने अहदाफ हासिल करना। अच्छा, वो ये समझते हैं सर, वो ये समझते हैं, पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है कि उन्होंने आपको इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उनके बहुत सारे अरकान जो है ना वो बिकने को तैयार थे, 22 करोड़ रुपए की कीमत लग रही थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ब्रीफ केस लेकर फिर रहे थे। हमदुल्ला साहब ने भी कहा 22 करोड़ रुपए का रेट लग रहा है। उन्होंने जनाब हमारे कुछ लोग थे जिन पे एतराज कर सकते थे, टेक्निकल उन पे एतराजात हो सकते थे, उनको रोका जा सकता था। तो हमने कहा चलें ठीक है जी, हुई वाली बात के वक्ती तौर पर सियासत खेलते हैं। वो समझ रहे हैं कि हमने इनको पीपल्स पार्टी को और उसके बाद ये पीएमएल नवाज को हमने दाव लगा लिया है, हमने बड़े आराम से अपने बंदे क्लियर करवा लिए 6 के 6 जिन पे एतराजात हो सकते थे। खान साहब चाहते थे वो पार्लियामेंट में है, आप कहते हैं हमने उनको दाव लगा लिया है। जरा हमें समझाएं किसको दाव लगाया है सर? खलासा साहब, पहली बात तो ये है सर कि जो उनके नजरियाती कारकुनान है उनकी सुन लें, चले छोड़ दे, मेरी ना सुने ना जी। दाग किसने लगाया? दाग तो जिन्होंने लगाना था लगा लिया। हमने तो किसी के साथ दाग नहीं लगाया, ना किसी को पैसे दिए, ना किसी से पैसे लिए। लेकिन उनके नजरियाती कारकुनान किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया ने सुन लिया है, पूरे पाकिस्तान ने सुन लिया है कि किस तरीके से टिकट दिए गए नजरियाती कारकुनान को, उनको फंसे पुष्ट फेंक कर। तो कहने से मुराद ये हुए सारे सवालात उधर से बनते हैं, हमारे से इसलिए नहीं बनते कि हमने तो सियासी तौर पे एक पूरे सिस्टम को स्मूथली पूरे अगले 3.5 साल चलाना है और हम उसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रबिया ने अभी आपसे सवाल पूछना है, इससे पहले वो मैं ये हमने देखा है सर कि असेंबलियों में, सेनेट में कभी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एवरीवन, वो सारे अच्छे लोग होंगे, मैं उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन कभी पढ़े लिखे लोग आते थे, टेक्नोक्रेट आते थे, सोबर लोग आते थे, डिसेंट लोग आते थे, एजेड आते थे, काउंसिल ऑफ द एल्डर्स आती थी जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अरबपति आ रहे हैं जिसके पास पैसा है। आप कभी देखें, मतलब उनका अमीर मुकाम साहब खुद जनाब मुशर्रफ के दौर में उनमें से चौधरियों के साथ रहे, फिर रहे, उन्होंने अपने बेटे को करवाया सर, अपने बेटे को लेकर। जी सर, आपकी सर थोड़ा सा मैं ये आपसे आधे 75% आपके क्वेश्चन के ना पोर्शन से मैं इत्तेफाक करने लगा जी, और मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए कहने लगा हूं कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मैं कहता हम 2002 की असेंबली को कहते थे जी मुशर्रफ की असेंबली है। मैं समझता हूँ बहुत बेहतर लोग उस असेंबली में मौजूद, ठीक है, जी आई एग्री विद यू। असेंबली में भी और सेनेट में बड़े अच्छे लोग थे, आई एग्री। सेनेट में बहुत अच्छे लोग थे। फिर 2008 आ गया, म्यार थोड़ा सा गिर गया, सीधी थोड़ा सा 13 आया, काफी गिर गया, 18 आया, बिल्कुल चूचों का मरब्बा बन गया। और अब जो कुछ खेल खेला जा रहा है ना जी, कि अगर आपके पास पैसा है तो कल आपने एक पार्टी में उस बदौलत, पैसे की बदौलत सरवाइव किया, जो भी पार्टी थी, मेरी थी, किसी ए थी, बी थी, सी थी, और उसी पैसे को उठाकर दूसरी पार्टी में चले गए, उससे वहां पे अपने आप को, यानी सेनेट का जो एक
मैं कहता हूँ आपके जो म्यार था, जो म्यार होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेनेट ऐवान बाला है। चले नेशनल असेंबली में फिर वो आपली बात, तो हमारे जैसे भी अनपढ़ भी आ जाए, चले वो पॉलिटिकल वर्कर भी होते हैं, लोग वोट देते हैं, वहां से मुंतखब होकर आ जाते हैं, डिलीवर भी करते हैं वो लोग। क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल वर्कर के लिए किसी जगह के भी नहीं लिखा कि वो बीए पास एमए पास हो। वो सियासत को समझ रहा हो, वो अपने लोगों की खिदमत कर सकता हो, पाकिस्तान की खिदमत कर सकता हो, लोग उसको वोट देते हैं, आ जाता है। लेकिन जो सेनेट है, सेनेट की तो हमने कोई किसी किस्म का, मैं कहता हूं, म्यार ही नहीं छोड़ा, किसी ने भी। आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है सर, आपकी पार्टी ने भी ये कुछ किया है ना सर, हमें तो उनसे उम्मीदें थी। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ने भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मुंह से सारी ना बातें निकलवाएं, ये रहने भी देना। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब्बासी साहब, 26वीं तरमीम जब आई, हमने देखा कि थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो ज़रूर पेश आ रही थी हुकूमत को। अब 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में भी हासिल है, सेनेट में भी हासिल है, काफ़ी मजबूत तरीके से जो है वो हुकूमत नज़र आ रही है इस वक्त। कुछ रह गया है कि 27वीं तरमीम भी आएगी, और आएगी तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसमें जो रह गई हैं, जो अब हमें नज़र आ सकती हैं? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा फार्मूला ना, ऐसी कोई डिस्कशन आई है जी कि 27वीं तरमीम के का हवाला दिया गया हो, या उसमें कोई तैयारी हो रही हो, या कोई उसके ऊपर डिस्कशन मैंने किसी राहदारी में सुनी हो, पीएम हाउस की राहदारी में, अपने किसी चैम्बर की राहदारी में, किसी मिनिस्ट्री की राहदारी में। अच्छा। मैंने ऐसी कोई बात अभी तक सुनी नहीं। अच्छा। और ये सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा भी जो है वो मैं सुन रही थी एक दो रहनुमाओं को, जिन्होंने कहा कि ये एक टेस्ट केस भी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाया जाए केपी के खिलाफ, तो इसके भी कुछ चांसेस हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतनी अच्छी केपी की हुकूमत और इतनी ताबेदार हमारी हो रही है, और उसके खिलाफ हमें क्या जरूरत है क्या मतलब एतमाद लेके हैं। अच्छा भाई साहब, आप जरा आ जाते हैं रेलवे पे सर, क्योंकि अब रेलवे के मिनिस्टर भी हैं और एक्टिवली नजर भी आती हैं फील्ड में। वो मैं देख रहा था रावलपिंडी के, बड़ा कम होता है कि आप वहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह थे, स्पेशली आई मस्ट से कि अगर वॉशरूम साफ सुथरे खुशबू वाले हों तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, पैसेंजर पे भी लोगों पे भी। आप गए हुए थे, लेकिन कल हमने देखा सर यहाँ पे रेलवे की ये इसकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था, तो आप वहाँ पर नहीं है। हालांकि बीइंग वर्कर के तौर पर, एक एमएनए के तौर पर आप हमेशा रेगुलर आते थे, क्या वजह हुई है कि कल आप ये इजलास में नहीं है सर? बड़ी अहम डिलिब्रेशन हुई है। एट द 11 तारीख फैमिली की डेथ थी, मैं उधर चला गया, मैं तैयार था बिल्कुल। और उससे पहले 8 दिन ख्याल है हमारी नेशनल असेंबली की हुई है जी। पूरे टाइम पे मैं मोर्चा 2.5 घंटे वहाँ पे हमने। माई कंडोलेंसेस सर। अच्छा सर, कल वहाँ पे बड़े ये इंकशाफात हुए जो आपके साथ जरा मैं वो चाहता हूँ मैं करें। कल ये बताया गया सर, वहाँ सेक्रेटरी रेलवे आए हुए थे और अच्छा ब्रीफ किया सेक्रेटरी रेलवे साहब ने, जो फैक्ट्स है उन्होंने बताए हैं सारे, कि पिछले वो बता रहे थे 14 सालों में रेलवे पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 275 बिलियन रुपीज़ की है, और जो ये रोड सड़कों पे हुई है सर वो कह रहे थे यहाँ 2 ट्रिलियन की है। मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक हिसाब के 2000 अरब। रेलवे जो इतने बड़े इसको केटर करते हैं पूरे मुल्क को, उसके पास सिर्फ 275 अरब लगाए गए हैं 14-15 सालों में। और रोड्स पे वहाँ भी ज़रूरी था, मान लिया वहाँ पे 2000 अरब लग गए सर। तो रेलवे तो डाउन टू डाउन की और भी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई, मैं आपसे चाहूँगा। मसला उन्होंने कहा है कि हम एक दिन में कभी 244 गाड़ियाँ भी चलाई हैं, अब हम 102 गाड़ियों पे आ गए हैं। वो ये कहते हैं कि हमें जो अगर इस साल बजट मिला है टोटल, और वो बजट सुन के मुझे लगे गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या, वो 22 अरब रुपए है पीएसडीपी जो है। तो रेलवे तो बिल्कुल लगता है कि बैठ जा रहा है सर। आपकी तमाम एफर्ट्स, एक्टिविटीज, भाग दौड़, वो तो पैसे नहीं है, मेंटेनेंस तक के पैसे नहीं है सर रेलवे का। और बहुत सारे मसाइल बताए उन्होंने। अच्छा खलासा साहब, ये सारी बातें ठीक हैं, इसमें मैंने तो खुद प्रेजेंटेशन में बताया कि इस साल 328 दिया गया एनएचए को और हमें दिया गया 17 अरब रुपया। तो दुनिया में अगर आप देखें तो गेम चेंजर जो है वो उसका ट्रेन का सिस्टम है, और वो आप पूरा यूरोप देख लें, पूरा इवन इंडिया सर, इंडिया को देखें, इंडिया की बहुत ज्यादा इंडिया को देख लें। इंडिया ने 700 खरब दिया इस साल अपना ट्रेन को, रेल को, और अपना 300 दिया खरब उसने रोड्स को, उसने भी दिया। लेकिन फर्क देख लें, डिफरेंस देख लें। और अब भी अगर हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की जो बातें हम कर रहे हैं, और जो हम थारकोल से
कोयले की नकलो अमल की बात कर रहे हैं, रेकोडिक की बात कर रहे हैं, चागी से नौकुंडी और नौकुंडी से पोर्ट्स की तरफ। तो ये सारी चीजें जो है ये अपना रेल ट्रैक के बगैर नामुमकिन है। लेकिन इसमें एक बात कलासा साहब मैं कहने जा रहा हूं कि मैं उन डक्स की तरह, जैसे आपको तो अंग्रेजी ज्यादा उसमें मास्टर हैं, कि नॉइसेस जो है ना डक्स की शोर मचाना, ये मैं ईगल की तरह बिहेव करने का आदी हूं कि आपको ये चीज मिल गया, टास्क मिल गया, अब इसके अंदर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, मैंने बताया कि ये वजूहात हैं, इन वजूहात की बुनियाद पर 2028 में अगर आपका रेकोडिक माइंस जो है मैच्योर होने जा रही हैं तो वो कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि 1400 कुछ किलोमीटर का आपका पोर्ट तक का सफर है और वो ट्रैक जो है इस काबिल नहीं है। रोडी से कराची बड़ा पैथेटिक है, फिर ML1 जो आपका एग्रीमेंट था उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो फिर भाईजान हमने क्या किया, हम चीजों को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। हमारा इस वक्त आप ये ज़हन में रख लें कि आखिरी 4 महीनों में पहले रेलवे 100 रुपया कमाने के लिए 100, मैं आसान अल्फाज में बातें करूंगा, 198 रुपए खर्च गए। इस दफा इस साल हमने 100 रुपया कमाने के लिए 94 रुपए खर्च किए। ये आपकी इतला के लिए अर्ज है। ये 40 बिलियन रुपीज आपका रेवेन्यू था बता रहे थे। अच्छा सर ये बताएं, आपने वो ठीक है आपके पास जो मैं समझा कल वाली ब्रीफिंग्स में मौजूद था वहां मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात तो आ रही हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ रही हैं, ये कैबिनेट से आ रही हैं कि अगर वो एलोकेशन 22 रुपए की करेंगे और इंडिया जो है वहां पे 700 जो आप खराब बता रहे हैं कि वो वहाँ रेलवे पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम रेलवे पे खर्च नहीं कर रहे, हम सड़कों पे कर रहे हैं, वो भी जरूरी होगा। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की ये मतलब 3-4 हुकूमतें बनती हैं, रेलवे पे ये इन्वेस्टमेंट करने को क्यों तैयार नहीं है सर? सड़कों पे क्यों पैसा, क्या सड़कों में कमीशन मिलता है? मतलब लोग तो ये सवाल उठाएंगे। मैं पिछले 4-5 साल से तो आपको पता ही कि जब से हम IMF के साथ गए हैं हमारी बहुत सारी जिसे कहते हैं मुश्किलात भी हैं, मजबूरियां भी हैं, लेकिन भाईजान हमने इसके लिए रास्ते निकाल लिए और रास्ते ये निकाल लिए जैसे रावलपिंडी लाहौर। अब पैसा है सूबों के पास, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ रावलपिंडी लाहौर जैसे हम पंजाब हुकूमत इसमें इन्वेस्ट कर रही है और अपने उनके जो अपना बजट है उसमें 350 अरब रुपया आने वाले 3 सालों में उन्होंने हमारे लिए रखा है, पाकिस्तान रेलवे के लिए रखा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके बजट के अंदर। बलोचिस्तान वालों ने 10 अरब रुपया शेख ज़ैद से लेके कुछ लाख तक अपनी अपलिफ्टिंग के लिए, ट्रैक अपलिफ्टिंग और DMU चलाने के लिए रखा है। रोडी से कराची एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई हुई है कलासा का, ये मेन आर्टरी है हमारी, मेन आर्टरी ML1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, वो इंशाल्लाह ताला हमारा। आप सर बता रहे हैं ML1 की बात बता रहे, कई सालों से हम सुन रहे थे, मैं नहीं जना मुशर्रफ के दौर से हम सुनते रहे हैं गेम चेंजर का सुन रहा था, लेकिन ML1 अभी यही इसी तरह हम बनाएंगे। अब सर उसमें चाइना जो था वो चाइना पहले इंटरेस्टेड था, $7-8 बिलियन देने को तैयार था, लेकिन चाइनीज को प्रोटेक्शन नहीं दे सके, हिफाजत नहीं दे सके, उनके वर्कर मारे गए, इंजीनियर मारे गए। अब वो खबरें आ रही हैं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। चाइना के साथ हम बहुत सारे रेलवे के मामलात में इंटैक्ट हैं जो अभी हम यहाँ पे आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मतलब लोग तो ये उस पर सवाल उठाएंगे कि जो पब्लिक की सबसे ज्यादा डिमांड है, जो कल सेनेटर कह भी रहे थे, लोग लाइनों में खड़े हुए टिकटें नहीं मिल रही, जिस ये सेक्टर पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, वो कहते हैं जनाब के उस पे तो पैसा ही नहीं है सर, उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। मैंने तलाशा साहब, मैं जब स्टेशन पे जाता हूँ, लाहौर स्टेशन पे गया तो लोगों का जो रश और सफेद पोश लोग और अच्छे लोग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो ट्रेन के साथ उनका एक रोमांस है। मैं पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे मैंने कहा 40, आप देखिए कौन सा दौर है, किसी स्टेशन पे वाईफाई नहीं था, किसी स्टेशन पे 40 के करीब हम वाईफाई स्टेशन पे लगाने जा रहे हैं। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो गया है और बाकी स्टेशन पे भी इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ हम सब पे लगा। चलो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपको वाईफाई का, लेकिन दुनिया बुलेट ट्रेन एज में चली गई है, 500-600 किलोमीटर पर आवर पे चली गई। हम अपने ट्रैक नहीं बदल सके, इंजन नहीं बदल सके। रेलवे सेक्रेटरी बता रहे थे अभी तक 1970 के जर्मन वो कोचेज और जर्मन वो इंजन जो है वो चल रहे हैं। तो सर दुनिया उसमें चली गई, सुपर एज में चली गई सर। हम अभी तक इसमें तो हमारी ट्रेनिंग कम हो गई सर जी। मैं ऐसे ही आपसे जिद करता जाऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी हुकूमत ने भी पाकिस्तान रेलवे के अंदर उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया जो उसका राइट था। और दूसरी बात, जो भी यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो मुश्किलात और सच्चात, ये रेलवे को मेरे मजदूर ने
बनाओ बर्बाद नहीं किया। जिन्होंने किया है वो गिरफ्त में नहीं आए, और जो अब करेंगे या कर रहे हैं उनमें से कुछ गिरफ्त में आए हैं और बाकी गिरफ्त में आएंगे। मैंने किसी जगह के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरी जो फ्रेट ट्रेन हैं मैं उनको आउटसोर्स कर रहा हूं, वरना वो रोज 50,000 60,000 लाख रुपए लेके, इतनी हमारी डिमांड है कि आप सोच। लेकिन कोई अच्छा सर, एक ये भी आता है भाई साहब, वो एक ये बात भी आती है क्योंकि हुक्मरान है, इलीट है, ब्यूरोक्रेट हूँ, सहाफ़ी हूँ, जर्नल पब्लिक हो, जज हूँ, जर्नल हूँ, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, वजीर, क्योंकि भाई रोड सफर करते हैं अगर करना पड़े या जहाज़ों पे जाते हैं, तो इन्होंने कभी ट्रेनों पे सफर नहीं किया। माँ से आप कहते हैं मैं आता जाता रहता हूँ लाहौर तक, या देखते रहते हैं, बीइंग वजीर आप करते होंगे, तो उनके नज़दीक तो ट्रेन का सफर कोई इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कोई मरे जिए, कोई कहीं पे खड़ा रहे ना खड़ा रहे, उनको यह कि सड़कें बने, और फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि सड़कें बनाने पर पैसे भी मिलते हैं। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से ट्रेन पे एक लम्हे के लिए ये बात मान भी जाए, लेकिन अगर मुझे ये ऑप्शन हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि वज़ीर आला पंजाब ने जब हमसे पूछा कि 2 घंटे में हम लाहौर से रावलपिंडी कैसे पहुंच सकते हैं, तो मेरे पास तो इस वक्त 184 कोचेज बन रही हैं कैरी फैक्ट्री इस्लामाबाद में, जो 160 किलोमीटर पर आवर के वाले से हैं। उनमें से 46 फ्लीट में शामिल भी हैं, लेकिन ट्रैक नहीं है। तो सर ट्रैक मतलब ट्रैक का सुन रहे हैं हम बड़े, मैं कह रहा हूँ 15-20 साल से ज्यादा। वो बात कुछ कहने लगा था, आपकी बात मुकम्मल जवाब नहीं दिया मैंने। जी जी प्लीज। जब मैं वो ट्रैक बना लूंगा पिंडी और लाहौर के दरमियान, तो मैं 2.5 घंटे में, मेरे पास अगर 10 करोड़ की गाड़ी हो, 5 करोड़ की हो, 20 करोड़ की हो, तो मेरा दिमाग पागल होगा कि मैं 2.5 घंटे में लाहौर पहुंचने की बजाय 6 घंटे 5 घंटे पहुंचने की बजाय मैं 2 से 2.5 घंटे में लाहौर, इस रावलपिंडी सिटी से लाहौर सिटी के अंदर में उतरूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, अभी आपने 2-2.5 घंटे की बात की, हालांकि कोई पैरेलल बनता नहीं है कंपैरिजन, लेकिन इस वक्त वो दुनिया जो है तजर्बा कामयाब भी तकरीबन हो चुका है कि वो तो न्यूयॉर्क और लंदन की फ्लाइट जो वो 2 घंटे की उन्होंने कर दी है सर, होने वाली है तकरीबन। हम अभी तक वही ट्रैक में, आपका तो नहीं है साहब, जरा यू आर न्यू कमर इनटू द वजारत, हम तो रोना ये रो रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि सड़कों पे जो हादसे हो रहे हैं, लोग रोजाना की बुनियादों पे दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, ट्रेन का सफर कंपैरेटिवली वो सेफ समझा जाता था, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। देखिए आप इस वक्त देखिए खलासा साहब, अब मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा कि इस वक्त वजीर आजम का जो इंटरेस्ट है, इस वक्त जिस वक्त मैं समझ रहा हूँ, अभी भी आप 2 घंटे पहले मैं एक ऐसी मीटिंग से उठ के आया हूँ जो रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से थी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 कमेटीज बनाई, और उसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए सर, जरा मैंने जो काबुल के अंदर मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके एग्रीमेंट किया, उसको जरा सुन लें। और उसकी, लेकिन वो डिस्क्लोज इसलिए नहीं कि कब्ल वक्त हो जाएगा। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 850 किलोमीटर हमने बनाना है मज़ार शरीफ तक। उज्बेकिस्तान 75 किलोमीटर की उनकी लाइन बिछी हुई है अपने बॉर्डर से मज़ार शरीफ तक। जब आप 850 किलोमीटर वहां चले जाएंगे तो आप पूरा सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप आप कनेक्ट हो जाएंगे। सर माजरत के साथ आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, रीजनल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे लोकल कनेक्टिविटी नहीं है सर। आपकी 400 से ज्यादा ट्रेनें चलती थी, वो 100 पे आ गई हैं। लाहौर और कराची उधर भी सुन लेना, मैंने ML1 नहीं बन रहा, वो बंद हो गई है सर। यहाँ पे लोकल लोग तंग है, रीजनल तो बाद में आएगी सर। भाईजान सुन ले, इस वक्त जो मैं उसी में आ रहा हूँ जी। देखिए ना, क्यों नहीं बनेगी रीजनल अपना लोकल, क्योंकि तमाम काम जो करना है, आपने कोयटा से जाना है, आपने नौकुंडी से जाना है, आपने ताफ्तान जाना है, आपने कराची जाना है, तो इसी के लिए जो कमेटीज बनी, जो अब नजदीक है एग्रीमेंट के, कराची रोडी हमारी मेन आर्टरी है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको 31 दिसंबर तक उसका तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मुकम्मल कर लेंगे। और इसी तरीके से लाहौर रावलपिंडी हमारा जो है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हमारी और 2 महीने 60 डेज 90 डेज के अंदर सीएम साहबा ने उसको मुकम्मल कर, पैसे उन्होंने रख दिए। कहने से मुराद हमने काम शुरू कर दिया, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उस लंबे चक्रों में पड़ने की नहीं। भाई साहब, आपको लगता नहीं है कि आपके साथ वही असर हुआ है कि आपके हाथ पांव बांध के भारी पत्थर के साथ आपको दरिया में फेंक दिया कि तैर के दिखाओ? मतलब है ना फंड्स हैं ना कोई, आप ठीक है सूबों का बता रहे हैं, लेकिन जो मैं हालत वहाँ ब्रीफिंग सुनी है, सेक्रेटरी साहब भी थे, बाकी थे, और जो वहाँ सेनेटर्स ने बाकी ने जो वहाँ पे इसकी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बताई है रेलवे की सर,
ये तो अगले 50 साल पे चीजें ठीक होते नहीं लग रही। आई मे बी रॉन्ग बट दैट वाज माय परसेप्शन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द मीटिंग सर। मैं कलाता साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में और जो मैंने भी उनको यही कहा कि ये इस तरह हमारी रेलवे जो है ये इस तरीके से चल के इन स्टेप्स को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद शुरू करवा दिया। मैं होपफुल हूँ, मुझे 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस पाकिस्तान रेलवे को, ना मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, ना 4 साल की, ना 10 साल की, ये तो नहीं कहता 1 साल में ट्रैक बिछा दूंगा। 1 साल के अंदर अंदर चीजों को इंशाल्लाह ताला हम अपने स्ट्रीमलाइन कर देंगे, यानी ट्रैक के एग्रीमेंट्स, नए ट्रैक की, हम फ्रेट ट्रेन की इनकम अर्निंग में इजाफा, पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन, ट्रेन के रेवेन्यू में इजाफा, ये अपने आप उनको वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को किसी वक्त लेके जाए ना यहाँ से, वो जाते तो होंगे लाहौर, उन्होंने कहीं यहाँ से ट्रैवल करें आपके साथ या वैसे ट्रैवल करें उनको, वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार होंगे और इंशाल्लाह ताला वो आने वाले चंद दिनों में यानी कमिंग वीक में एक दिन वो एक ऐसी ट्रेन की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं कलासा साहब, जो इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, बिजनेस ट्रेन है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंशाल्लाह फुली डिजिटाइज और बेहतरीन डाइनिंग के साथ और 28 कोचेस के साथ इंशाल्लाह ताला वो इस लेटेस्ट किस्म की ट्रेन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बताया गया था कुछ अर्सा पहले मीटिंग, आपको पता है मैं अभी आपकी तरह हर मीटिंग में मुंह मारता रहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं घुस जाता हूँ वहां पे सुनने के लिए कि चले कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और आप जैसे दोस्तों के साथ क्वेश्चनिंग करने में जरा आसानी रहती है कि बैकग्राउंड होता है। तो वहां पे ये भी बताया गया था जनाब कि शायद उन्होंने मेंटेनेंस के फंड जो है ना वो ये भी कहा है कि जनाब पैसा खर्च ना करो, हमने तो प्राइवेटाइज ही करना है, ML1 बन रही है, कभी बनेगी तो फिर देखेंगे, तो पैसा ज़ाया ना करो। तो वो तो फंड्स भी रोके हुए, जिसके बाद हमने देखा लाहौर में वो शादरा वगैरह में एक्सीडेंट भी हुए ट्रेनों के, हादसों के। सर देखें, डीरेलिंग के ऊपर तो मैं कभी कमिटमेंट नहीं करूंगा। डीरेलिंग से मुराद वो आपको ब्रीफिंग में भी सब कुछ बता दिया कि कोचेस की हालत क्या, फलां क्या, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूंगा कि हम जहां जहां हमें ये है कि ER है हमारी, वहां उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के कोई हमें फंड के रोकने, किसी ने काम करने से कोई नहीं रोका। नलायकी हमारी थी, रेलवे की नलायकी थी कि इस दफा हमें पैसे ना मिलने की वजह बताऊं आपको क्यों नहीं मिली जी। वजह ये थी कि आपने अपने जो पहले PSDP के प्रोग्राम थे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे, वो आपने मुकम्मल नहीं किए हुए थे, वो किसी ने मुकम्मल नहीं करवाए हुए थे। अगर वो मुकम्मल हुए होते, कंप्लीशन हुई होती, तो मैं जाके बच जाता, मैं कहता जी ये तो मुकम्मल हो गए, ये नए थे हमें, हमारे पहले ही मुकम्मल नहीं हुए, तो नए मैं कहाँ से लेके आता उनसे। सर लास्टली सर जो आपसे वो है एज ए फेडरल मिनिस्टर, वैसे तो आपको खुद भी इस पर सेंसिटाइज हैं, जो वीडियो मैंने देखी थी, आपकी क्लिप आया था, ये अगर इतनी चीज़ें हो जो लोग इसी में खुश हो जाते, पाकिस्तानी लोग बेचारे छोटे छोटे वो चीज़ों पे हम खुश हो जाते हैं कि रेलवे स्टेशन साफ हैं। अच्छा, पिंडी का रेलवे स्टेशन में एक रात गया, वहाँ पे कोई मेरा ख्याल 11-12 बजे, वैसे ही हमारा दिल किया कि जाएँ चाय पीते, मेरे दोस्त भी थे, जुनैद साहब इकट्ठे थे, बड़ी सफाई थी और मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने एक वीलॉग भी किया था सर उस जाके। ये रेलवे स्टेशन साफ रहे सर, वहाँ पे वॉशरूम साफ रहे, तो यकीन करें लोगों के आधे दुख दर्द जो है ना ये खत्म हो जाएंगे अगर ये दो चीजें साफ रहे। साहब आपकी इस बात का इस तरह जवाब देता हूँ कि यकीन माने ये होता है कि जब आप दोनों सोचने वाले बिल्कुल पॉजिटिव और नीचे से जिसे कहते हैं ना ग्राउंड से बंदा सोच रहा हो कि ग्रास रूट से जी, तो मैं इनको ये कहता हूँ कि आपकी ट्रेन ने होना है 2 घंटे लेट जी, हो सकता है 3 घंटे लेट, उसकी वजह ट्रैक है। तो भाईजान वो बैठी जो माँ बहन बेटी बैठी हो, वो खूबसूरत वेटिंग एरिया में बैठी हो, वाईफाई के साथ बैठी हो, अगर वो वॉशरूम जाए तो साफ सुथरा घर वालों और अच्छी खुशबू वाले वॉशरूम हो, खुशबू वाले वॉशरूम। तो भाईजान मैंने आपको मुल्तान, खानेवाल, लाहौर के दोनों स्टेशन, पिंडी के 3 स्टेशन, आप इन सब जगह के ऊपर जब मर्जी अपना कैमरा भेजिए। ये सर कराची में बहुत बड़ा स्टेशन है, पेशावर वो लोग कहेंगे कि उनका जिक्र नहीं हो रहा। कराची के दोनों मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली क्वेटा भी सर, वो भी इंशाल्लाह ताला दोनों के दोनों हम करने जा रहे हैं, वाईफाई भी और प्लस उनको भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं सफाई सुथराई को। और आउटसोर्स वालों पर भी आंख रखिएगा सर, उसकी कभी टाइम नहीं रहा, मैं उनकी भी कई बातें बताऊंगा। लाहौर से कराची के लिए एक साबिक सेनेटर साहब थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में ली थी, सबलेट करवाई थी और पैसे लेके फरार हो गए थे। वो लंबिया कहानी है, किसी वक्त आपसे जिक्र करेंगे। आउटसोर्स वाले भी इतने अच्छे नेक नहीं है। इंशाल्लाह कुछ को ठीक करेंगे, कुछ को एडमिट करेंगे।
चलें सर, आपके साथ बहस होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, हनीफ अब्बासी रेलवे मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। सेनेट इलेक्शंस पे भी बात की, रेलवे के जो इस वक्त हालात हैं उस पर भी बात की। पाकिस्तानियों के लिए बेसिक्स जो है वही पूरे हो जाएं तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। बाथरूम की फैसिलिटी और साफ़ रेलवे स्टेशन हो और वाईफाई, तो ये चीज़ें जो हैं उसी पे जो है वो आवाम थोड़ी तसल्ली कर लेती है। और इन्होंने कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हों। सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने बात की। एक सीट जो है वो अभी भी बाकी है, मिशाल यूसुफजई की सीट जो है सेनेट की, जो सानिया निश्तर की सीट खाली हुई है, उस पर भी इलेक्शन जो है वो अब बाकी है, जो कि 31 तारीख को होना है। इस हवाले से भी हम अगले कुछ शोज़ में जो है वो उस पर डिटेल में बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।